मधेपुरा से आने के बाद नई जगह थी, नए विचारों के लोग थे। गंगा यमुनी तहजीब से संजात 1988 अप्रैल के अंतिम सप्ताह में समाहरणालय पटना में उपसमहर्ता के पद पर योगदान दिया। हैदरानंद पटना जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त हुए। बड़े शहर की अपनी चाल होती है, कामकाज में रमे हुए लोग और उनका अपना बसा बसाया संसार। हैंद्र का परिवार भी स्वयं को ढालने की कोशिश में लगा था। स्थान के बदलने से सरकारी जिम्मेदारी के साथ पारिवारिक कर्तव्य भी बढ़ गए। बड़े शहरों के स्कूलों में बच्चा का एडमिशन कराना सीमा पर युद्ध करने से कम नहीं होता। स्कूल में एडमिशन बहुत मुश्किल से मिला। बच्चे अब अपने दैनिक रूटीन में लग गए। टेलीफोन की घंटी बजी, उठाया तो उधर से किसी ने पूछा 232729। जी हाँ, आप कौन साहब? मैं हैदरानंद बोल रहा हूँ। टेलीफोन नीलम आनंद ने उठाया था। समझ गई कि हरि काका हैं। तुरंत कहा, काका जी कहाँ हैं? घर कब आएंगे? हरि काका सचिवालय में उन दिनों बड़ा बाबू थे और बाबूजी के मित्र होने के कारण परिवार के एक सदस्य हो गए थे। आज ही शाम को आ रहा हूँ। कोई खास बात? हाँ, बात तो कुछ खास है, टेलीफोन पर नहीं कह सकती, घर आने पर बात होगी। ठीक है, शाम को हैदरानंद जी के साथ आता हूँ। सामने मैदान में हरी हरी धूप पर पसरी हुई जाड़े की सुनहली धूप सिमट कर दीवारों पर चढ़ गई। जाड़े की धूप बड़ी मोहक होती है, हो भी क्यों नहीं, बहुत कम अवधि के लिए तो आती है और जो चीज़ें कम देर के लिए आती हैं उनके प्रति हमारा लगाव दुगुनित रहता है। गंगा के वक्ष पर आबाद पर रही सूरज रश्मियाँ स्वर्ण थाल से दिख रही थी। जाड़े में हिमालय से निकलने वाली नदियों के प्रभाव की गति थोड़ी मत्थर होती है। वहाँ इस ऋतु में बर्फ जमी होती है। जमाव तो प्रभाव का अवरोधक है। एक जमाव हैंद्र के हृदय में भी था। विगत 7 वर्षों के अनुभवों और स्मृतियों का संचित निक्षेप जो समय की प्रतीक्षा में था, पिघल कर बाहर आना चाहता था। हरि काका को घर आने का निमंत्रण देने के बाद नीलम अस्वस्थ थी कि आज हरि काका को भगवान शिव का शिष्य बनाने का मौका मिलेगा। जीवन के एक प्रभाव में बहते बहते मनुष्य की मानसिकता उसी में ढल जाती है। समय बदले, परिस्थितियां बदली, स्थान बदले, पर मानसिकता नहीं बदलती। एक आस्कित हो जाती है उन विषयों के प्रति जैसे जेठ के महीने में मैदानों में सूख कर बिखरे फूलों और फलों के बीच आषाढ़ के महीने में बारिश की बूंदों का स्पर्श पाकर पुनः अंकुरित होने लगते हैं, पल्लवित और पुष्पित हो जाते हैं। आज नीलम एवं हैदरानंद के अंतस में स्थित वह पुष्प बीज अनुकूल परिस्थिति को प्राप्त कर अंकुरित होने को हुए जब हरि काका ने भगवान शिव को गुरु बनाया। उम्मीद जगी कि अब पटना में शिव गुरु चर्चा को प्रसार मिलेगा। 9 महीनों का वनवास अब टूटने को आया था, क्योंकि अब तक इस शहर में किसी स्थानीय ने शिव को अपना गुरु नहीं बनाया था। प्रयास तो हुए थे किंतु सब विफल रहे। आरंभिक दौर में 9 महीनों तक किसी ने भी शिव को गुरु नहीं माना। यद्यपि इन्होंने अपना प्रयास अनवरत जारी रखा। लोग आते, मिलते, बातें करते, अपनी समस्याओं के निराकरण का लौकिक एवं पारलौकिक उपाय पूछते, लेकिन महादेव को गुरु बनाने की दिशा में किसी ने कदम नहीं बढ़ाया। व्यष्टि से ही समष्टि का निर्माण होता है। शिव की शिष्यता की तलहटी में पाटलिपुत्र की धरती पर हरि काका को छोड़कर कोई नहीं पहुंचा था। इनके शिव शिष्य बनने के बाद हैदरानंद के सरकारी आवास पर पूर्व की भांति शिव गुरु वैश्यक चर्चा एवं भजन होने लगे। इस अवधारणा की व्याप्ति और विस्तार पटना में भी शुरू हुआ। शिव को गुरु मानने वालों की संख्या में वृद्धि हुई। पूर्व के संपर्क के लोग भी आते, मिलते, कुछ दिन रहकर चर्चा लाभ भी लेते और चले जाते। लोग अपनी इच्छा अनुरूप अपनी जिज्ञासा रखते और ये उनकी जिज्ञासाओं का यथासंभव समाधान करते। एक शाम साहब ने कहा, हरि काका कल हवन कर लिया जाए। बहुत दिनों से हवन का कार्यक्रम नहीं हुआ है। हवन की सामग्री नीलम ने उन्हें लिखवा दी। वे कुछ अन्य गुरु भाइयों के साथ बाजार से सभी सामग्री ले आए। हवन करने के लिए 13-14 लोग एकत्रित थे। कभी कभी छुट्टी के दिनों में मधेपुरा से कुछ लोग पटना आ जाया करते थे। उस दिन उदय बाबू ने अपने आने की पूर्व सूचना टेलीफोन पर दीदी को दे दी थी। साहब ने पूछा, नीलम आज हवन कौन कराएगा? हरि बाबू तो नए हैं, हवन की पूरी जानकारी इन्हें तो है नहीं, लोगों की संख्या भी ज़्यादा है। उदय बाबू आ रहे हैं। सुबह फ़ोन पर बताया था
कि शाम तक पटना आ रहा हूँ, अब पहुँच ही रहे होंगे। प्रेम दो लोगों के सहज संबंधों का अजरस प्रभाव है, जिसमें संवाद की अहम भूमिका होती है। संवाद के लिए साधारणतः शब्दों को माध्यम बनाया जाता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि केवल शब्द ही संवाद के माध्यम बने। सिद्धों ने तो निःशब्द भी संवाद की स्थिति कायम की है। किसी माँ को अपने बच्चे के साथ संवाद की स्थिति कायम करने की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ स्वतः संवाद होता है। वह अपने बच्चे की जरूरत को समझ जाती है। संवाद की इसी सहज प्रवृत्ति के कारण माता और संतान के संबंध को प्रेम का सबसे बड़ा प्राकृतिक संबंध माना जाता है। नीलम आनंद सभी गुरु भाइयों को अपने छोटे भाई की तरह मानती थी, उन्हें बहुत स्नेह देती थी। मधेपुरा के लोगों से उन्हें विशेष स्नेह भी था। पटना की लाइफ लाइन वैली रोड पर स्थित ऑफिसर्स हॉस्टल के बी 106 की छोटी सी बालकोनी के नीचे चहल पहल थी। जमीन पर बिछी दरी पर लोग बैठे भजन गा रहे थे। वहीं ऊपर दीदी हवन के प्रसाद के लिए खीर बना रही थी। साहब और दीदी नीचे उतर आए। वे दोनों हवन कुंड की ओर बढ़े। हवन आरंभ का समय हो चला था। उदय बाबू ने सिर झुकाकर अभिवादन किया और करबद्ध खड़े हो गए। कैसे हैं? हिंदानंद ने ही पूछा। केवल गर्दन थोड़ी टेढ़ी कर अपनी कुशलता का मंगल संवाद प्रेषित कर दिया। उदय बाबू की आदत थी कि वे जब भी कुछ पूछते तो वे सामने मुस्कुराकर खड़े हो जाते। वहां उपस्थित लोगों ने दोनों को सादर प्रणाम निवेदित किया। तभी एक लड़का उनकी ओर लपका, लेकिन यह क्या? हिंदानंद के मुख से मुखरित शब्द जैसे उसके लिए शांति का संदेश था। आ जाओ, मेरे साथ रहना, ये लोग तुम्हें बहुत तंग करते होंगे। लड़का शांत हो गया। यह एक किशोर बालक था जिसे कोई गुरु भाई अपने साथ लाए थे। साहब की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि वह बैठ गया। महीनों से जिस शांति और स्थिरता की तलाश वह कर रहा था, उसे आज मिली। अशुभ प्रभाव थम नहीं रहे थे। कृतज्ञता का ज्ञापन किस प्रकार हो, बालक को साथ लाए गुरु भाई की समझ में नहीं आ रहा था। विगत 2 वर्षों से जिस लड़के को लेकर लोग मंदिरों और मज़ारों पर भटक रहे थे, वह अप्रत्याशित रूप से हिंदानंद के एक वाक्य से अपनी समस्या से मुक्त हो गया। आश्चर्य, कोई अशरीरी सत्ता किशोर लड़के को अपनी चपेट में रखी हुई थी। कुछ मिनट पहले साहब ने साथ रहने की बात जो कही थी, दरअसल वह उस अशरीरी सत्ता को कहा था। हवन आरंभ हो गया। समिधा और साकल के साथ मिलकर अखंड मंडलाकारम के सामूहिक पाठ से वातावरण मोहक हो गया। कर्ण नासिका के साथ साथ मन के भी बंद पट मानो खुल गए हो। अवर्णनीय था यह दृश्य। हवन संपन्न हुआ।